नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे बड़ी और अहम खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूके SSSC पेपर लीक चार्जशीट दाखिल हो गया है। खालिद साबिया सुमन के खिलाफ दाखिल की गई है ये चार्जशीट और न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी हैं। मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, तो न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी बने रहेंगे और यूके SSSC पेपर लीक चार्जशीट में इन तीनों का नाम है और खालिद साबिया सुमन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी हैं। मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर खालिद साबिया सुमन, ये वो तीन नाम हैं जिनका नाम चार्जशीट में है और न्यायिक हिरासत में है ये तीनों आरोपी। मामले की जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रहेगी, इस पर रोक नहीं लगेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिनमें नाम खालिद साबिया सुमन, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है और न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन थी सीबीआई की इस पूरे यूके SSSC मामले को लेकर, वो जारी रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगने वाली है। तो यूके SSSC पेपर लीक चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। न्यायिक हिरासत में है तीनों आरोपी। खालिद साबिया सुमन, ये तीन नाम हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और इनके खिलाफ जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रहेगी। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। जनपद अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा कर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का फीडबैक लिया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद किया और यह कहा कि इससे जनता और शासन के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता मजबूत हुई है। लोगों का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से सरकार सीधे आमजन से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझ रही है और त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आए पर्यटकों से भी मुलाकात कर उनके शीतकालीन यात्रा अनुभव को जाना। पर्यटकों से मिले सकारात्मक फीडबैक को मुख्यमंत्री ने जनहित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा बताया। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक आगामी शैक्षणिक सत्र से छात्रों को गीता के चयनित श्लोक और उनके भावार्थ पढ़ाए जाएंगे, जिसपे उनमें नैतिक मूल्य और कर्तव्य बोध और अनुशासन विकसित हो सके। सरकार का मानना है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दर्शन है। अधिकारियों का कहना है कि पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया जाएगा कि छात्रों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। शिक्षकों और निजी स्कूल प्रबंधन ने भी इस फैसले को सकारात्मक बताया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसे देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। जो गीता के पाठ की बात कर रहे, रामायण है, गीता है, महाभारत है, जितने भी ये ग्रंथ हैं इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सही समय पर सही फैसला सरकार ने लिया है और निश्चित ही इससे हमारे समाज में एक नव चेतना आएगी, नई जागृति आएगी। इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इससे हमारी जो विद्या भारती के द्वारा जो जितने भी संचालित हैं, देश भर में हजारों विद्यालय हैं, तो हमारे यहाँ तो ये गीता के श्लोक अपने वंदना सत्र में पहले से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। वो हमारा एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बना है। लेकिन विद्या मंदिरों में के अलावा और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, तो ये एक सरकार का बड़ा सराहनीय प्रयास है। इससे अपनी भारतीय संस्कृति का विकास होगा और बच्चों के अंदर जो अपना नैतिकता और संस्कार पक्ष है वो मजबूत होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की मजदूरी राशि पहुंचने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये मुद्दा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। विधायक रहते हुए उनके और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की धनराशि पहुंचने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहा है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इस पूरे प्रकरण को लेकर
विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को शिकायत पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए आरोपों को खारिज किया है। विधायक का कहना है कि यह पूरा मामला उन्हें बदनाम करने की साजिश है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने मामले की जांच बैठा दी है और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मनरेगा के द्वारा जिस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने मेरे परिवार में मेरी स्वर्गीय माताजी और मेरा खुद का और मेरी पत्नी का जो मनरेगा जॉब कार्ड में फर्जी तरीके से जो मनरेगा वेज लिस्ट होती है मजदूरी दर उसमें वो शो कर रहा है, लेकिन हमारे किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ये राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने, मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को जो है एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है। इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर जांच बैठ गई है। और साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी माताजी को 8 अक्टूबर 2021 को उनका देहांत हो चुका था और उनका जो अकाउंट है वो भी 2021 के लास्ट में वो डिलीट कर दिया गया सभी बैंकों से। तो ऋषिकेश में 2 सप्ताह पहले आवास विकास कॉलोनी में भ्रूण मिलने के मामले के ठीक के बाद अब देहरादून रोड पर दूसरा भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भ्रूण यानी वो छोटा बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जांच भी शुरू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस को सोमवार सुबह लगभग 8:30 बजे स्थानीय लोगों ने सूचना दी। देहरादून रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक के पास सड़क पर छोटा सा नवजात शिशु जो है, दुधमुहा बच्चा जिसे कहते हैं, वो पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच की गई। फिलहाल पुलिस के हाथ भ्रूण से जुड़े कोई ठोस तथ्य नहीं लगे हैं। कोतवाल कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि सड़क पर भ्रूण किसने फेंका और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। शहर में लगातार भ्रूण मिलने के मामलों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद सामने आएगा कि आखिर वो बच्चा, दुधमुहा बच्चा, वहां पर कैसे पहुंचा और ये कृत्य किसने किया। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांग्लादेश में हालिया घटनाओं को लेकर कड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वहां हो रही घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और इस तरह की घिनौनी हरकतें किसी भी सूरत में स्वीकार यानी एक्सेप्टेड नहीं है। हरीश रावत ने बांग्लादेश के निर्माण में भारत की सेना और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक योगदान को याद दिलाया और यह कहा कि भारत के बलिदान और समर्थन के बिना बांग्लादेश का अस्तित्व संभव नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज बांग्लादेश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पतन का समय आ गया है। उनका कहना है कि भारत को अपनी ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर सतर्क रहना चाहिए। वहीं बाल विकास विभाग के कार्यालय विकास नगर में बनाए गए आधार कार्ड केंद्र को लेकर लोग बेहद परेशान हैं और यहां सुबह 4 बजे से ही लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे तक कोई कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं होता है। बताया गया कि एक वकील द्वारा कार्यालय के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया जिसमें यह कहा गया कि यहां गाड़ी लगाने के कारण आधार कार्ड अपडेट या नया आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कार्यालय में कोई मदद नहीं मिली। बाल विकास विभाग का यह कार्यालय फ्रंटली कॉलोनी के एक प्राइवेट मकान में चल रहा है, जो रोजाना सैकड़ों लोग आधार कार्ड अपडेट कराने आते हैं। इससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि वकील द्वारा चिपकाया गया नोटिस और प्राइवेट मकान में कार्यालय होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। मौके पर पुलिस को बुलाया गया और तब जाकर मामला शांत हुआ। मीडिया से बातचीत में नगरपालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नोटियाल ने कहा कि अभी उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है। यहाँ आधार कार्ड बनाने आए थे तो यहाँ एक वकील आया था, उनके रोड पे गाड़ियाँ लगी हुई थी सर, वो आए और गाड़ियों पे लात मारी। फिर 4 बजे खड़े, हम यहाँ 10 बजे तक खड़े रहे। इसके बाद वकील साहब ने फोन करा उनको आधार कार्ड सेंटर पे, जब आप यहाँ मत आइए, आज आधार कार्ड बंद कर दो और जो पैसा पड़ेगा वो हम देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, वकील साहब ने बोला हमारा दिन खराब करने आ रखे या अपना दिन खराब करने, ये तो दादागिरी दिखा रहे हैं। म्यूनिस स्कूल में पढ़ती है लड़की,
शनिवार के दिन भी छुट्टी लेके आया और कल सोमवार को भी छुट्टी लेके आया, आज भी छुट्टी लेके आ रहा है। और यहाँ आधार कार्ड बने नहीं रहे, यहाँ कोई है ही नहीं कर्मचारी। मैंने अपने दोस्त से तभी आधार कार्ड को लिंक करवाने आया था, बनवाने आए थे। तो यहाँ के देखा भाई इतनी भीड़ है, सुबह से लोग 4 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। एक सरकारी कार्यालय, एक वकील कौन होता है सरकारी कार्यालय को रुकवाने वाला? भाई अगर रोड पे गाड़ी खड़ी है तो वकील की रोड तो है नहीं, ठीक। और जो यहाँ कर्मचारी है, क्या वो किसी वकील के कहने पे अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे? आधार कार्ड बनाने, बच्चों को अपडेट करवाने आ रखे हैं आधार कार्ड। और अभी स्कूल में एडमिशन होंगे बच्चों के, और हम कल भी आई थी मैं, और कल भी मैं चले गई हाँ जी वापस। और आज भी बहुत पहले आ गई थी, 6 बजे आ गई थी। तो अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं लोग? मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। उनको पता कि हाँ चलेगी। आप क्या हुआ था यहाँ पे? मुझे ज़्यादा ये गैस एजेंसी वाली गली कहलाती है। यहाँ पे एक ये बाल विकास का कार्यालय है, काफी समय से आवासीय भवन में है ये कार्यालय, जिसको लेकर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आधार कार्ड अपडेशन का काम चल रहा है। और उसकी वजह से क्या है कि यहाँ सुबह 6-7 बजे से लोग आके खड़े हो जाते हैं भारी संख्या में। और हम लोग इस कॉलोनी के निवासी हैं, हम काफी समय से इस समस्या से ग्रसित हैं। ये लोग जो हैं घरों के दरवाजों के आगे गाड़ियां, स्कूटर वगैरह खड़े कर देते हैं, जिससे कि हमें अपने घरों में आने जाने की भारी परेशानी है। और दूसरा क्या है कि ये जो यहाँ पे जो भी जनता, जो भी लोग आते हैं अपना काम कराने के लिए, उसमें क्या है कि जैसे अब घरों में जेंट्स तो अपने अपने कामों में निकल जाते हैं बाहर, घर में के लिए महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। अब यहाँ अनछे लोग पता नहीं कौन कौन कहाँ से आगे सारा दिन खड़े रहते हैं। कल को किसी के साथ कोई किसी तरह की घटना हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन उत्तरदायित्व होगा? तो जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस मामले में एक वीआईपी और अन्य लोगों की संलिप्तता की चर्चाएं थी, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। नेगी के अनुसार, यानी उनके मुताबिक, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया में किए गए खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस हत्याकांड में प्रदेश प्रभारी गौतम उर्फ गट्टू की भूमिका रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि गट्टू को रिपोर्ट तक ले जाने वाला सूत्रधार कौन था और उस खास कमरे पर बुलडोजर चलाने की अनुमति किसने दी। नेगी ने कहा कि इस जघन्य अपराध में केवल सीबीआई जांच ही पीड़ित परिवार और प्रदेश की जनता को न्याय दिला सकती है। उन्होंने सरकार पर दबाव में आकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए राजभवन से भी इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही गवर्नर से आग्रह किया कि एक फौजी होने के नाते फौजी धर्म निभाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश करके दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवाने के निर्देश दें। हत्याकांड जी कोई मामूली अपराध नहीं है, बहुत जघन्य अपराध है। इट्स अ हीनस क्राइम। और इस मामले में जब तक राजभवन जैसी संस्था जो जागने का काम नहीं करेगी, जो बिल्कुल सोई भी है रुई डाल के कान में, जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती। क्योंकि मामला इस बात को कि सरकार तो दबाव में सर, क्योंकि जो प्रदेश के प्रभारी हैं गौतम जी, जिनको उर्फ गट्टू के नाम से कहा गया है, संबोधित किया गया है, और जो महिला जो पूर्व विधायक है हमारे राठौड़ जी, उनकी धर्मपत्नी इस बात को चिल्ला करके कह रही है, सोशल मीडिया में कह रही है, मीडिया के माध्यम से इस बात को कह रही है कि जो दुष्यंत गौतम है, जो गट्टू है, उन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। इस हत्याकांड में वो भी शामिल है। हमारा से भी 2-3 सवाल सरकार से भी है, राजभवन से भी इस बात को लेकर के है कि आखिर इतने दिन से वीआईपी का नाम चला आ रहा था, सरकार ने अब तक क्यों जांच नहीं कराई। तो करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अगली खबर है, जहां झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति ने सुबह सुबह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल क्षेत्र में लगातार हो रही अवैध और अघोषित बिजली कटौती से नाराज विधायक खुद लाइनमैन बन गए और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों की बिजली काट दी। विधायक ने अधीक्षण अभियंता एक्सियन सहित अन्य अधिकारियों के परिसरों के बिजली के तार काटे। वीरेंद्र जाति का कहना है कि जनता घंटों अंधेरे में रहने को मजबूर है, लेकिन अधिकारी ऐसी हरकत कर रहे हैं कि एसी के कमरों में बैठकर वो मनमानी नहीं कर सकते। उन्होंने यह आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। विधायक ने साफ कहा कि जनता के हक की बिजली किसी अफसर की मर्जी पर नहीं चलेगी। वीरेंद्र जाति ने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति जल्द ही दुरुस्त नहीं की गई तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को उठानी होगी। तो
तो वहीं प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से सियासी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है और 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष खाली पड़े 5 मंत्रिमंडलीय पदों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, यानी सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान सामने आया है। नरेश बंसल ने कहा कि विपक्ष की हसरतें पूरी हों, ये वो खुद भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब तक विस्तार नहीं होता तब तक अटकलें लगती रहती हैं और चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं। नरेश बंसल ने साफ किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। बंसल के बयान को कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही सियासी हलचलों से जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, हम तो चाहते हैं उनकी हसरतें पूरी हो और जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक अटकलें भी लगेंगी। राजनीति है, उसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है कि वो अपने मंत्रिमंडल का कब विस्तार करते हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं उनकी हसरतें पूरी हो और जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक अटकलें भी लगेंगी। राजनीति है, उसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है कि वो अपने मंत्रिमंडल का कब विस्तार करते हैं। तो वीरता, त्याग और अदम्य साहस की अमर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में इस वर्ष भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस विशेष रूप से मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को समर्पित इस दिवस को लेकर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद से वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड के सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वो विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान, साहस और देशभक्ति से परिचित करवाएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, वाद विवाद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को इतिहास से जोड़ने के साथ साथ उनके भीतर नैतिक मूल्यों, साहस और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना है, बढ़ाना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी एक समीक्षा बैठक करी थी तो उस समय ये था कि जो NEP 2020 है उसमें हम लोग बच्चों को देश की परंपराओं के बारे में बताएं। तो उसमें पहली बात हुई थी कि जो हमारी गीता है, गीता के श्लोक को लेकर बात की थी कि गीता के श्लोक हमें कर्म की शिक्षा देते हैं, तो उसकी बात उससे हुई थी। तो उसी को हम लोगों ने स्कूल में चलाया था, सब जगह लगातार उसका वाचन किया जा रहा है, बच्चे उसको समझ रहे हैं। और हम ये पूछना चाह रहे हैं, स्कूल से हमने ये पूछा हुआ है कि अब आप लोग ये बताएं कि बच्चे इसे कितना समझ चुके हैं, क्या इस विद्यालय में डिसिप्लिन आ चुका है, क्या विद्यालय में जो हमारी पौराणिक जो हमारी परंपराएँ हैं या उसके जो भावार्थ हैं या उसका जो अर्थ है उसको लेके बच्चों ने अपने जीवन में उतारना उसको शुरू कर दिया है। तो उसके बारे में हम एक फीडबैक लेना चाह रहे हैं। अभी हमने इसकी बैठक भी बुलाई हुई है और CEOs की और BOs की बैठक बुलाई हुई है और इसको हम करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे प्रदेश में गीता के श्लोक को बच्चे कंठस्थ याद कर लें और उनके भावार्थ को भी याद करें। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में मेयर पद पर काबिज होने के बाद पहली बार शंभू पासवान ने व्यापारियों के साथ बैठक कर आपसी सामंजस्य बढ़ाने की पहल की है और रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में मेयर ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंश, नालियों से आगे हो रहे अतिक्रमण और गोविंद नगर में बने डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग रखी। व्यापारियों ने कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। बैठक में सफाई व्यवस्था की बदहाली, हवा में लटकते बिजली के तार, नालियों की सफाई और ट्रांसपोर्ट नगर की मांग भी उठाई। त्रिवेणी घाट की सफाई और आस्था पथ पर असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए पिकेट लगाने की बात कही गई और बैठक के अंत में मेयर शंभू पासवान ने सभी समस्याओं पर जल्द संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समाधान का भरोसा दिलाया। देखिए, आज का शामाश कार्यक्रम जो हो रहा है यह निगम में परम रूप से सफाई को लेके कि किस प्रकार सफाई में लोगों को समस्याएं आ रही हैं, प्लस जो अतिक्रमण का मुद्दा हमेशा छाया रहता है, लेकिन इसके कूड़े का पहाड़ का जो मुद्दा है और एक ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनना है उसके संदर्भ में है। तो उसके संदर्भ में व्यापारी लगातार गंगा जी जो सफाई हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है। नगर निगम के साथ जो आज संवाद का कार्यक्रम व्यापार मंडल के द्वारा रखा गया है, ये कहीं ना कहीं एक संवाद जो बीच में छूट गया था, जो कि बीच में प्रशासक बैठ गए थे नगर निगम में, फिर चुनाव हुए, उसके बाद निरंतर एक प्रयास रहा कि एक संवाद बैठाया जाए व्यापारियों के और नगर निगम के बीच में, वो नहीं हो पाया। उसकी आज एक नई शुरुआत करी है हमने इस नए।
तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में राज्य सरकार की जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने सीधे आम जनता से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिए सरकार जनता के द्वार तक पहुंच रही है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि जनता की सहभागिता से ही सरकार की योजनाएं सफल होंगी और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं मसूरी में मंगलवार को करणी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और बांग्लादेश का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समाज को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मसूरी में बांग्लादेश में निर्मित सामान बेच रहे दुकानदारों को बंद कराया और चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसा हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। करणी सेना और बजरंग दल के नेताओं ने शासन प्रशासन से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने भारत और उत्तराखंड सरकार से बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव डालने का भी अपील किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया। आपने देखा होगा हमारे भाई चंद्र दास को बांग्लादेश में मार के बाद उसको जिंदा जलाया गया है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द बांग्लादेश को खत्म करना चाहिए जो हमारे हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मरने वाला तो हर धर्म का अलग अलग धर्म का, पर मारने वाला सिर्फ एक ही मजहब का है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, कश्मीर में देख लो, चाहे बांग्लादेश में देख लो, हर जगह अलग अलग धर्म के मर रहे हैं, पर मारने वाले एक ही धर्म का है। कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो हमारी संज्ञान में एक वीडियो आई थी जिसमें एक हिंदू को धक्का थी, उसको आग लगा के उसको मारा गया था। और ये देखने को हमें बहुत बार मिला है कि हर 6 महीने में साल भर में बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ ये घटना घटती रहती है। इसी के उसमें हमने बजरंग दल और क्षत्रिय करणी सेना ने आज आक्रोश निकालने का प्रयास किया था और जो सफलतापूर्वक हो चुकी है। साथ ही साथ में सरकार को ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको एक बिल्कुल ही कठिन निर्णय लेना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश का हिंदू समाज सेफ रहे। सकारात्मक सोच लेकर बांग्लादेश की सरकार, प्रशासन और नागरिक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका विरोध आज पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आज मसूरी में बजरंग दल करणी सेना द्वारा ये संघर्ष करा गया, पुतला जलाया गया, विरोध करा गया। और ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जिस प्रकार से दीपू दास जैसे हिंदू नागरिक को बांग्लादेश के नागरिकों ने फैक्ट्री से खदेड़ कर बाहर निकाला और पहले मार के अनमना करने के बाद जान से मार दिया, कपड़े उतार कर पेड़ पे टांग दिया, ऐसी नरसिंह प्रकार से की गई है, इसकी आप और आलोचना करते हैं। इस तरीके से मसूरी की युवा शक्ति और करणी सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ आप सभी इस बात से किस तरीके से हमारे भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर इतनी निंदनीय घटना हुई। मैं मसूरी की युवा शक्ति में सबको पूरे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप हर जगह ऐसी आक्रोश रैलियां के खिलाफ निकालें। और मैं भारत सरकार से पूछना चाहूँगा कि अभी कहाँ है वो आपका हिंदुत्व जो आप चुनाव से पहले निकालते हैं कि हम तो हमारी हिंदुवादी पार्टी है, हम सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर काम करते हैं, ये सिर्फ चुनाव से पहले क्यों? क्या ये सिर्फ लोगों को भड़काने का मुद्दा रह जाता है? तरीके से इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। सब माल चोरी से आ रहा है, सब जो मतलब दूसरे देशों से माल आ रहा है। ये हमारे देश का इनकम टैक्स का और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बेकार करने की बहुत बड़ी साजिश है। तो क्या मानते हैं? हम तो ये कहें इसकी जांच हो और इसमें जो भी दूध का पानी का पानी हो, जितने भी देश से गिरफ्तार हैं वो देश से बाहर होने चाहिए। आपने देखा होगा हमारे भाई चंद्र दास को। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।